Hello everyone, myself Dr. Subrat Kumar Barik. Now today we are going to discuss an important topic is called radiculopathy. ठीक है, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कुछ लोगों को पेन बैक से होके पैर तक जाता है. ठीक है, उसको कहते हैं रेडिकिलोपैथी. रेडिकिलोपैथी रेडिएशन से आया है, इसको रेडिएटिंग पेन कहते हैं. रेडिएट मतलब फैलना या फिर चलना एक प्रॉपर डायरेक्शन में, उसको रेडिएशन कहते हैं. ठीक है, तो रेडिकिलोपैथी मतलब एक जगह से पेन शुरू होके पूरे पैर में या हाथ में होना. उसमें आपको झुंझुनी हो सकता है, सुन्न हो सकता है, जलन हो सकता है. टाइप ऑफ पेन आर डिफरेंट बट दिस इज कॉल्ड रेडिकिलोपैथी. ये होता क्यों है, ये होता क्या है, पहले ये बताता हूँ. रेडिकिलोपैथी एक स्पाइनल रूट प्रॉब्लम है. हमारे स्पाइन से, ठीक है, अलग अलग लेवल पे नर्व्स निकलते हैं. ठीक है, हर स्पाइन में इसको स्पाइनल नर्व कहते हैं और वो सप्लाई करता है एक बॉडी के एक पार्ट को. एग्जाम्पल, इसको कहते हैं सर्वाइकल. नेक वाले में जो हमारा स्पाइन है उसको कहते हैं सर्वाइकल. तो उसमें से जो नर्व निकलते हैं उसको कहते हैं क्रैनियल नर्व्स या फिर सर्वाइकल. आप कॉमनली समझ लें सर्वाइकल. सर्वाइकल के नीचे जो पीठ है उसको कहते हैं थोरैसिक पार्ट ऑफ द स्पाइन, तो थोरैसिक नर्व. ठीक है, तो इसी तरह कमर को जो है उसको लंबर स्पाइन कहते हैं, तो लंबर स्पाइन में से निकलता है लंबर. मैं कॉमनली समझाने के लिए कह रहा हूँ. और फिर आता है सैक्रम, उसको लिए सैक्रल नर्व. ठीक है, इस तरह से स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि एक जगह से निकल के डिफरेंट पार्ट्स को जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 इस तरह से है. जैसे T1, T2 इस तरह से 12 है. फिर लंबर में L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे 5 है. फिर सैक्रम है S1, S2 करके सैक्रम है, नीचे फ्यूज हो गया है कॉक्सिक्स तक. ठीक है, बहुत बार लोग आके बोलते होंगे, आप लोग भी बोलते होंगे कि मेरा L5, L4, L5 में दब गया है, नर्व दब गया है. ठीक है, डॉक्टर्स भी कॉमनली ऐसे समझाते हैं आपका जो है वो एक नर्व है वो दब गया है. ठीक है, वही चीज़ है ये. ठीक है, होता क्या है, हमारे दो जो वर्टिब्रा है, मैंने पहले भी समझाया था, वर्टिब्रा होता है एक ऊपर एक नीचे. ठीक है, उन दोनों के जो जंक्शन है उसको कहते हैं न्यूरल फोरामिना. फोरामिना का लिटरल मीनिंग क्या होता है, एक होल. ठीक है, तो वहाँ से उस होल से वो नर्व निकलता है. जैसे ये हो गया न्यूरल फोरामिना, ये हो गया न्यूरल फोरामिना, एक ऐसा होल है, यहाँ से ऐसे नर्व निकलता है. ठीक है, क्योंकि नर्व निकलता है इसलिए न्यूरल, क्योंकि न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है न्यूरल, और फोरामिना मतलब सिंपल होल है. ठीक है, ऐसा समझते, यहाँ से निकलता है. ठीक है, इसको कहते हैं, ये जनरल चीज़ है. ठीक है, जब यहाँ से निकलता है कोई चीज़, यहाँ निकलता है उसको कहते हैं रूट, फिर होता है उसका सेगमेंट, फिर होता है सप्लाई. वो अलग हम बाद में बात करेंगे. अभी रेडिकुलोपैथी में क्या होता है, यहाँ से जब स्पाइन से नर्व निकलता है, यही रूट में, उसके रूट में कंप्रेशन हो जाता है, दब जाता है, यह उसको इरिटेट करता है. ठीक है, फिर क्या होता है, जब यहीं से रूट से ही दबना, यहाँ पे अगर हम दबाएं तो पूरी उंगली में पेन होता है. इसी तरह नर्व के रूट में अगर कंप्रेशन हो जाए या किसी तरह का इरिटेशन हो तो पूरे एरिया में जहाँ जहाँ उसने सप्लाई किया, पाथवे कहते हैं, उस पाथवे में पेन जाता है. एग्जाम्पल, अगर आपके कमर में सबसे कॉमन रेडिकुलोपैथी जो होता है वो सियाटिका है. ठीक है, न्यूराइटिस, सियाटिका या न्यूराइटिस उसको कह सकते हैं. तो वो लंबर स्पाइन से निकलता है. ठीक है, L4, L5, S1 ये 3 उसके सेगमेंट्स हैं. जनरली L5, S1 में से वो निकलता है. ठीक है, वो नर्व वहाँ से निकला, उसी जगह पे अगर वो दब गया या फिर किसी तरह से वो इरिटेट हुआ तो वो पूरे जहाँ जहाँ उसने सप्लाई किया है वो पेन होगा. और उसका जो पाथवे है आपको पता है, हिप जॉइंट से ऐसे लंबर से निकलता है, हिप जॉइंट के साइड वाइज से, इस साइड वाइज से लेकर पूरा पैर तक जाता है. यहाँ पे पॉप्लिटेल के पास वो 2 भाग में डिवाइड होता है, वो अलग चीज़ है, एनाटमी है. वो पूरा पैर तक पहन जाता है, झुंझुनी जाता है, कभी नमनेस हो जाता है, कभी सुन्न पड़ जाता है, कभी जलता है.
तो बेसिकली ये होता है रेडिकुलोपैथी, ठीक है। अब इसमें मोस्ट कॉमन होता है सियाटिका, आपने सबको कॉमनली सबको पता है सियाटिका पेन कैसा होता है। फिर होता है रेडिकुलोपैथी, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, कभी गले से पेन निकलता है, यहाँ से निकलता है कंधे को जाता है, कभी हाथ को जाता है। हाथ में भी डिफरेंट डिफरेंट मीडियन नर्व है, रेडियल नर्व है, अल्नर नर्व है, कभी इस उंगली में होता है तो मीडियल नर्व है, इस यहाँ पे होता है तो रेडियल है, यहाँ होता है तो अल्नर है, तो वो अलग चीज़ है। बट कॉमनली वो पेन गर्दन से निकल के, नेक से निकल के पूरे हाथ में आता है, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, नॉट न्यूरोपैथी, दिस इज रेडिकुलोपैथी। समटाइम सेम थिंग एज थोरासिक रेडिकुलोपैथी और लंबर रेडिकुलोपैथी, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन टाइप्स, ठीक है, इस तरह से मोस्ट कॉमन टाइप्स, ठीक है। फिर आते हैं सिम्टम, क्या होता है, क्या सिम्टम्स है, क्या पहचान है इसका। सबसे पहला है शार्प पेन, ठीक है, इन द बैक, आपके बैक में शार्प पेन होगा, आर्म को रेडिएट करेगा, दैट इज ऑल्सो शार्प, लेग को जाएगा, शोल्डर को जाएगा, जहाँ जहाँ उसका पाथवे होगा वहाँ जाएगा, बट ओरिजिनेट रूट से होगा, फिर सप्लाई होगा, ठीक है। ये होता है सबसे पहले। वीकनेस होता है, फॉर एन माइटोम कहा जाता है, माइटोम मतलब मसल के सप्लाई को माइटोम कहा जाता है। L3 L4 हो गया तो एंटीरियर थाई में, ठीक है, वहाँ पे नबनेस होता है, तो हमें ये पता चलता है कि ये होता है। तो वीकनेस ऑफ द मसल्स, जिस मसल्स को सप्लाई किया होगा वो वीक हो जाएगा। ऐसे सीआरडी नर्व होगा तो लोअर लिम्ब, आपका जो पैर है, एक साइड हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है, तो वो हो गया वीकनेस, ठीक है। आर्म में नंबनेस होता है, सुन्न पड़ जाता है, ठीक है, एक नीडल प्रिकिंग की तरह, जैसे सुई फोकते हैं ना, उस तरह से भी पेन होता है, जलता भी है कई बार, ठीक है। ये सिम्टम्स हो गया, ठीक है, समझ गए, ओके। फिर आते हैं हम कॉज, क्या क्यों होता है ऐसा, व्हाट इज द रीजन। देखिए, रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट है चेंज इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। एक देखिए, हर चीज़ का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है वो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, उसी नॉर्मल से एबनॉर्मल स्ट्रक्चर को चेंज इन द स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, अगर ये जो फोरामेन है यहाँ पे किसी तरह से यहाँ पे कोई आर्थराइटिस फॉर्मेशन हो गया, एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हो गया, तो वो क्या करेगा, इस एरिया को कम कर देगा, ठीक है। अगर हम इसको एक ट्यूमर लें, यहाँ पे एक ट्यूमर हो गया, तो जो एरिया था वो रिड्यूस हो गया ना। अगर यहाँ से नर्व अभी निकला तो ये कंप्रेस करेगा उसको, तो उसका रूट इरिटेट हुआ, तो ये क्रिएट करेगा रेडिकुलोपैथी, पहला रीजन। दूसरा है, अगर वहाँ पे ट्यूमर हो गया, सॉफ्ट टिश्यू डेवलप हो गया, ठीक है, एएलएस में होता है, वो एक अलग कंडीशन है, फिर कभी बात करेंगे, बट ब्रीफली बता रहा हूँ। अगर स्पाइन के उस आसपास में कोई एक ट्यूमर हो गया और वो न्यूरल फोरामिना के पास हुआ है, तो वहाँ से रूट को कंप्रेस करेगा, दबाएगा बगल से, इतना बड़ा ट्यूमर है तो वो दबाएगा। अगर वो दबा रहा है तो भी रेडिकुलोपैथी होगा, मतलब पेन रेडिएट करने से, पेन रेडिएट करेगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ठीक है, न्यूरल फ्लो। तो एक रीजन ये हो गया। फिर दूसरा है फोरामिनल स्टेनोसिस। फोरामिनल स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे आर्थराइटिस के कारण हो, चाहे ट्यूमर के कारण हो, चाहे एक्सीडेंटल हो, अगर न्यूरल फोरामिना का जो एरिया है वो नैरो हुआ, रिड्यूस हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोरामिनल स्टेनोसिस, ठीक है, फोरामिनल स्टेनोसिस। मोस्ट और एक चीज़ होता है, ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द वर्टिब्रल डिस्क। देखिए, ऊपर एक वर्टिब्रा है, नीचे एक वर्टिब्रा है, ठीक है, किसी भी रीजन से, प्रेशर से हो, कुछ भी कारण से वो कंप्रेस हुआ, तो बीच में होता है, इन दोनों के बीच में होता है एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, वो जो कि एकदम जेल की तरह होता है, 70% उसमें वाटर ही है, ठीक है। तो अगर वो पानी जैसा है, सेमी लिक्विड फॉर्मेशन में है, जेल है पूरा, किसान जाम है ना, वैसा ही है। तो अगर दोनों में प्रेशर आएगा तो वो क्या करेगा, बल्ज करेगा, पिचक जाएगा। अगर आप किसी सॉफ्ट चीज़ को, जैसे ये एक है, अगर हम इसको ऐसे दबाएंगे तो यहाँ से वो पिचक जाता है, ठीक है, देख रहे हैं, अगर इसको हम दबाते हैं तो वो पिचकता है, साइड से देख रहे हैं, वैसे ही होता है डिस्क के साथ, अगर हम इसको दबाएंगे तो वो पिचकता है, बट मोस्ट कॉमनली वो पोस्टीरियर साइड में बल्ज करता है, मतलब पीछे की तरफ बल्ज करता है, वहाँ पे उसको स्पेस मिलता है। बल्ज तो कहीं से भी कर सकता है, बट मोस्ट कॉमनली पीछे की साइड में करता है, जिसको कहते हैं पोस्टीरियर बल्जिंग,
आप सबने देखा होगा, कई बार लोग बोलते हैं मेरा तो पोस्टीरियर मेरा बल्जिंग हो गया इसीलिए मुझे वीकनेस है, दोनों पैर नहीं चलते। ठीक है, पोस्टीरियर बल्जिंग जब होता है न्यूरल फोरामेना में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, वहाँ से जो मैं वीडियो उसमें एक फ़ोटो डाल दूंगा, आप देखिएगा, तो उसमें क्या होता है वो वहाँ पे वो बल्जिंग आके इस गैप को रिड्यूस कर देता है और नर्व को वहाँ से कंप्रेस कर देता है, इरिटेट करता है, तो वो फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है और पेन रेडिएट करता है। समझ गए? ये हो गया मोस्ट कॉमन चीज़ होता है पोस्टीरियर बल्जिंग। ठीक है, जिसको लोग कहते हैं फोरामिनल स्टेनोसिस भी इसी कारण होता है, ड्यू टू द बल्जिंग ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। बोन स्पर होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। बोन में स्पर मतलब एक्स्ट्रा फॉर्मेशन ऑफ द बोन, अगर हो गया तो न्यूरल फोरामेन का से वो जो स्पेस है रिड्यूस होता है, वो भी कंप्रेशन करता है। ठीक है, और कई तरह का होता है, जैसे कि ऑसिफिकेशन है, मतलब ऑसिफिकेशन का मतलब थिकनेस ऑफ द बोन। ठीक है, वो भी रिड्यूस करता है। तो ये हो गया आपका फोरामेनल। यहीं पे मैं एक बात कह देता हूँ, एक होता है स्पाइनल स्टेनोसिस। ठीक है, सेम चीज़ होता है, उसमें स्पाइनल कैनाल का जो है वो नैरोइंग हो जाता है। ठीक है, इसमें फोरामिनल नैरोइंग है, उसमें स्पाइनल कैनाल नैरोइंग होता है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल स्टेनोसिस। ठीक है, एक स्पाइनल स्टेनोसिस होता है वो, तो वो लीड करता है लाइक आपका जो माइलोपैथी वगैरह। ठीक है, ये हो गया कॉज। अभी हम बात करेंगे जैसे रेडिकुलोपैथी है। ठीक है, इसी के साथ दो कंडीशन बड़े आसपास आते हैं, एक होता है माइलोपैथी और एक होता है न्यूरोपैथी। रेडिकुलोपैथी आप समझ गए ड्यू टू इस कारण होता है, और माइलोपैथी है जब स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होता है तब मसल वीकनेस होता है। ठीक है, ग्रॉसली उसको कहते हैं माइलोपैथी। और एक होता है न्यूरोपैथी, बड़ा कॉमन नाम है ना, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में क्या होता है, रूट में कुछ नहीं होता, पेरिफेरल नर्व गेट डैमेज। लाइक एक एग्जांपल बताता हूँ, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम यहाँ पे होता है अपना एक ब्रिज जैसा, यहाँ से ड्यू टू द हैवी एक्सटेंशन, बहुत बार एक्सटेंशन करने की वजह से माउस चलाते हैं, एक्सटेंशन करने की वजह से यहाँ से जो है नर्व मीडिया नर्व कंप्रेस होता है। तो पेरिफेरल ना, दूर में पेरिफेरल नर्व के प्रॉब्लम्स अगर हो उसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडिकुलोपैथी के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल असेसमेंट। जब पेशेंट आके डॉक्टर के पास पहुंचता है या हमारे पास पहुंचता है, हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे कि इसको रेडिकुलोपैथी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखेंगे उसका मसल स्ट्रेंथ देखेंगे, क्योंकि रेडिकुलोपैथी में अगर नर्व डैमेज हुआ है रूट से तो मसल भी काम नहीं कर रहा होगा, है कि नहीं। अगर वायर में करंट ही नहीं आएगा तो बल्ब कैसे जलेगा, और अगर वायर की थोड़ी बहुत टूटी हुई होगी तो बल्ब क्या है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन दब 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 ऐसे करेगा, या फिर वो सही से नहीं जलेगा, बहुत डीम जलेगा, है कि नहीं। वैसे ही नर्व है, अगर नर्व एक वायर है, जिस मसल को उसने सप्लाई किया है अगर वो इनसफिशिएंट है तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन इनसफिशिएंट होगा। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन इनसफिशिएंट है तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस में क्या होता है, नर्व सप्लाई करता है ना, वो बॉडी में कुछ रिफ्लेक्स होता है, जैसे डीप टेंडन रिफ्लेक्स है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। उसी तरह से सुपरफिशियली हम देखते हैं कि वहाँ पर रिफ्लेक्सेस कैसा है, क्योंकि नर्व सप्लाई में मसल रिफ्लेक्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये और मूवमेंट्स देखते हैं कि बॉडी पार्ट में मूवमेंट्स सफिशिएंट है कि नहीं, टोन कैसा है, गर्थ कैसा है कि नहीं, जर्क कैसा है, ये सब कुछ देखते हैं। जॉइंट में प्रोप्रियोसेप्शन है कि नहीं, है कि नहीं, ये सब चीज़ें हम लोगों को देखना पड़ता है, ताकि इसको कहते हैं हम, ताकि हम जान सकें कि रेडिकुलोपैथी है कि नहीं। ये हो गया फिजिकल असेसमेंट। फिर हम बात करते हैं इमेजिंग टेस्ट के बारे में। देखिए, स्पाइन का या बोन का इन्वॉल्वमेंट है तो रेडियोग्राफी तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। सबसे पहले आएगा एक्सरे। हम एक्सरे से पता चलता है कि इन बिटवीन द वर्टिब्रा, वहाँ पे जॉइंट वो जो स्पेस है वो कितना है। अगर वो रिड्यूस है तो देयर इज चांसेस ऑफ कंप्रेशन। फिर हम बात करते हैं, उससे बेटर आता है सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, है कि नहीं। तो उसमें भी सेम चीज़ पता चलता है, बहुत क्लैरिटी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आता है एमआरआई, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। उसमें आप बोन भी देख सकते हैं, सब टिश्यू देख सकते हैं, बल्जिंग देख सकते हैं, लॉन्जिट्यूडनल देख सकते हैं, ट्रांससेक्शनल देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, है कि नहीं। उसमें आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क का बल्जिंग भी दिखेगा कि वो न्यूरल फोरामेना की ओर जा रहा है।
ठीक है, वो ट्रांसैक्शन में पता चलता है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर हम करते हैं एनसीएस, जब हमें लगता है कि हाँ बल्जिंग भी है, सब कुछ है, अब हम देखेंगे नर्व सप्लाई कितना हैम्पर हुआ है, वो होता है नर्व कंडक्शन स्टडी से, एनसीएस कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है पिन पॉइंट डायग्नोसिस में कि यस दिस इज द केस ऑफ रेडिकुलोपैथी। हो गया, समझ गए, ये हम लोग करते हैं डायग्नोसिस। इसके साथ अगर कभी कभी हम लोगों का क्या होता है, ड्यू टू पैथोलॉजी भी रेडिकुलोपैथी होता है, जैसे ट्यूमर है या फिर कोई लूपस फॉर्मेशन है, ठीक है, तो या फिर टीबी स्पाइन है, इससे भी कभी कभी होता है। तो देन वी कम टू द इन्वेस्टिगेशन इन ब्लड सैंपल या फिर सीएसएफ, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड से लेके हम लोग उसको डायग्नोस करते हैं कि क्या कोई इन्फेक्शन है। अगर कोई ट्यूमर वगैरह है तो हम लोग उसको एफएनएसी कराते हैं, क्या ये कैंसरस है वगैरह वगैरह। फिर अगर वो एक्सीडेंटल है और थोड़ा सा इन्फेक्टिव है तो उसमें वो पस वगैरह भी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से डायग्नोसिस होता है। फिर हम आते हैं उसके बाद ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हम वही सेम चीज़ करेंगे 3 भाग में। एक मेडिसिन होता है, एक फिजिकल थेरेपी और एक होता है सर्जरी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन में सिम्टोमेटिक होता है, अगर पेन ज़्यादा है तो एनाल्जेसिक्स दिया जाता है। इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने के लिए एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं। देखिए ये कैटेगरी ऑफ द मेडिसिन है, ठीक है। इसके अंदर जैसे एनाल्जेसिक है, उसमें एसिक्लोफेनाक आता है, उसके साथ पैरासीटामोल होता है पेन कम करने के लिए, उसका साइडोपेप्टाइड रहता है स्वेलिंग कम करने के लिए, एसिक्लोफेनाक के साथ। इस तरह से ये मेडिसिन के नाम है। ये जो एनाल्जेसिक एक कैटेगरी है, एनसेड एक कैटेगरी है, ठीक है। इसके अंदर कई सारे मेडिसिन आते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट डॉक्टर्स उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मसल रिलैक्सेशन देते हैं ताकि पेन रिलीफ हो, ठीक है। तो इस तरह से मेडिसिन दिया जाता है। इसके बाद अगर फिर भी पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सीवियर है, तो स्टेरॉइडल इंजेक्शंस भी दिया जाता है इन बिटवीन द वर्टेब्राइज, ठीक है, टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड पेन। इस तरह से काम करता है। इसके साथ कई बार कैल्शियम दिया जाता है, विटामिन D3 दिया जाता है फॉर द मसल डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा। ये हो गया मेडिसिन की बात। मेडिसिन में इतना ही होता है, कोई बहुत और ज़्यादा नहीं हो सकता। देन वी कम टू फिजियोथेरेपी, बट फिजियोथेरेपी ऑलवेज गोज पैरेलल विथ मेडिसिन, ठीक है। व्हाट फिजियोथेरेपी डज, फिजियोथेरेपी सबसे पहले तो आपको मसल स्ट्रेंथनिंग करता है। पेन की वजह से जब इनएक्टिविटी आती है तो मसल वीक हो जाता है। फिजियोथेरेपी स्ट्रेंथन्स योर मसल फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इट क्रिएट्स ए बार, चेक बार, इसके आगे और खराब नहीं होगा, ठीक है। तो उस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। देन इट ऑल्सो डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बाय विच द entrapment of the vertebra releases. Then secondly थोड़ा सा ट्रैक्शन दिया जाता है, बट sometime it is contraindicated, depends on the patient condition, and traction is also given in different position, 90-90 है, supine है। ये थेरेपिस्ट पेशेंट को डायग्नोस करने के बाद डिसाइड करता है, ठीक है। तो ट्रैक्शन फॉर द डिकम्प्रेशन ऑफ द नर्व, ठीक है। तो इस तरह से किया जाता है। उसके बाद एक थर्ड ऑप्शन आपके आता है, वो है सर्जरी, ठीक है। कई बार सर्जरी रिकमेंडेड होता है क्योंकि ये डायग्नोस थोड़ा लेट में होता है। लोग क्या करते हैं, सिंपल बैक पेन सोच के उसको निगलेक्ट करते हैं, लोकल मेडिसिन लेते रहते हैं, तब तक कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाता है। इसमें भी सेम चीज़ है, 3 स्टेज में इसको नापते थे, एक प्राइमरी, मॉडरेट, फिर टर्सरी। पहले 25%, 4 ग्रेड में आप डिवाइड कर लीजिए। 75% तक होते होते आपको सर्जरी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर थोड़ी सी आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क थोड़ा सा बल्ज किया है, एनुलस, तो उसको हम लोग बल्जिंग कह देते हैं। फिर एकदम से निकल गया है तो सिक्यूस्ट्रम फॉर्म कर देता है, मतलब टूट के नीचे आ जाता है, उस समय सर्जरी ज़रूरत होती है। अब अगर सर्जरी की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं सर्जरी क्या होता है। सर्जरी देखिए डिफरेंट तरह का होता है। सबसे पहले सर्जन्स क्या करते हैं, जो एक्सुडेटेड फॉर्म है ना, जो बल्ज है, उसको काट के निकाल देते हैं, ठीक है, ताकि न्यूरल फोरामेना का स्पेस जो है वो इंटैक्ट हो जाए और नर्व कंडक्शन ठीक से हो और कंप्रेशन रिलीज हो जाए। और दूसरी चीज़ क्या, एक पहली तरह की सर्जरी, और दूसरी चीज़ क्या किया जाता है, अगर ऑसिफिकेशन हुआ है या फिर स्पोर फॉर्मेशन हुआ है तो स्पोर को निकाल, स्पोर मतलब एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हुआ है, उसको निकाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली नर्व डिकम्प्रेस हो जाता है,
एक और प्रोसेस क्या होता है, अगर कोई ट्यूमर वगैरह है स्पाइन में, तो ट्यूमर रिमूव कर दिया जाता है सिंपली, और कोई छिड़कानी नहीं होती, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली स्पेस इंटैक्ट हो जाता है और नर्व कंडक्शन हो जाता है। फिर एक चीज़ होता है जिसमें क्या है कि डीकम्प्रेसिव सर्जरी वर्टिब्राज में डिफरेंट, सपोज 3 वर्टिब्रा है, 1 2 3, तो तीनों वर्टिब्रा में स्क्रूज लगा के उसको डीकम्प्रेस करके उसका लेंथ बढ़ा के फिर फिक्स कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डीकम्प्रेसिव सर्जरी, ठीक है। फिर आता है एक जिसमें थोड़ा सा पार्ट रिमूव करना पड़ता है, जैसे कि पेडिकल है, पेडिकल लॉक करता है इस तरह से, ऊपर और नीचे वाले वर्टिब्राज को जोड़ता है, वहीं उसी के बीच में से नर्व निकलता है न्यूरल फोरामिना से, कई बार उसको भी रिमूव करना पड़ता है, फोरामिनेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है। फिर एक कंडीशन आता है जिसमें कई बार अगर वर्सन कंडीशन है तो पूरा का पूरा वर्टिब्रा भी रिमूव किया जाता है, जिसको लैमिनेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्जरिकल कंडीशन। आफ्टर सर्जरी केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम वी गेट सम एडवर्स इफेक्ट बट नॉट ऑलवेज। सर्जरी इज रिकमेंडेड ऑलवेज आफ्टर ग्रेड 3, ठीक है। बिफोर दैट ट्राई टू मैनेज इट कंजर्वेटिवली। सर्जन्स भी ये कहते हैं कि पहले आप मेडिसिन खा लीजिए, फिजियोथेरेपी कर लीजिए, अगर रिजल्ट नहीं मिलता देन वी विल थिंक अबाउट सर्जरी, ठीक है। कभी भी सर्जरी को कूद मत पड़िए और कभी भी सर्जरी से डरिए भी नहीं। समटाइम्स सर्जरी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द बेटर रिजल्ट, ठीक है। ये होता है रेडिकुलोपैथी। न्यूरोपैथी एक डिफरेंट कंडीशन है जो पेरीफेरी में होती है, उसको मैं बताऊंगा। न्यूरोपैथी क्या होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होता है, कंजेनिटल न्यूरोपैथी वगैरह, ये सब चीज़ें आता है, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज उम्मीद करता हूँ आपको रेडिकुलोपैथी के बारे में पता चला होगा। जिसका भी पेन हाथ को जाता है, पैर को जाता है, ठीक है, उनको समझ में आया होगा क्यों जाता है, ठीक है, और ट्रीटमेंट भी समझ में आया होगा कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ रेडिकुलोपैथी। मैं डॉक्टर सुब्रत नेक्स्ट आपको न्यूरोपैथी के बारे में बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड विथ मी। आप अपना नॉलेज को बढ़ाते रहिए, अपने हेल्थ के बारे में जानिए, ठीक है। अगर किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।